आज हम राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इसको समझेंगे और राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं, मतलब कौन कौन सिद्धांत माने जाते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। और इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है। कुछ इतिहासकार राजपूतों के बारे में बताते हैं कि वैदिक क्षत्रियों की संतान मानते हैं, तो अग्निकुंड से उत्पन्न का सिद्धांत भी माना जाता है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रवंशी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विदेशियों की संतान है। इसके बाद समीक्षा। तो आज हम राजपूत कौन थे और राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो यहाँ देखेंगे 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। कब से कब तक? 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। भारत में जो नए राजवंशों का उदय हुआ वे राजवंश सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। तो ये इनका परिचय है कि भारत में जो नए राजवंशों का उदय हुआ है वे राजवंश सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। तो राजपूतों एक युग रहा जिसका समय 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक माना जाता है। अब इसके बाद राजपूत कौन थे? अब ये जिज्ञासा उठती है कि राजपूत कौन और राजपूत किनको कहा जाए, इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। तो यहाँ समझेंगे राजपूत कौन थे। राजपूत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो राजपूत शब्द का जो प्रयोग जो सबसे पहले मिलता है वो कब मिलता है? 7वीं शताब्दी में। राजपूत या राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है। मतलब राजपूत या राजपुत्र संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप माना गया है। चाणक्य एवं कालिदास बाण भट्ट की रचनाओं में राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ है। वेद और उपनिषदों में भी राजजन्य शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासों में भी राजपूत शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए न होकर योद्धा तथा क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्त राय की रचना, जिसमें यह बताया गया है कि राजपूत शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए न होकर योद्धा तथा क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया है। कुछ विद्वानों ने राजपूतों को हूण, शक, सीथियन, गुर्जर और विदेशी जातियों की संतान बताया। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि राजपूत जो है वो हूण, शक, सीथियन, गुर्जर और विदेशी जातियों की संतान है। इसके बाद है वैदिक क्षत्रियों की संतान। तो अब इनके जो सिद्धांत प्रचलित है उसमें वैदिक क्षत्रियों की संतान भी राजपूतों को बताया गया है। प्रत्येक शासक के दरबारी लोग उसे देवतुल्य ईश्वर द्वारा भेजा गया अथवा देवताओं की संतान बताते हैं। तो ये देवी सिद्धांत, जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा कि राजा जो है वो ईश्वर का अवतार है। राजा की आज्ञा पालन करना जनता का प्रमुख कर्तव्य है और राजा गलती नहीं कर सकता है। तो ऐसी जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा, तो यहाँ पर भी ये दरबारी लोगों से देवतुल्य ईश्वर द्वारा भेजा गया अथवा देवताओं की संतान बताते हैं। यही परंपरा राजपूतों पर लागू होती है। मनुस्मृति में क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। मनुस्मृति कहाँ से बताती है? क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए हैं और ऋग्वेद मानता है
कि जो क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा की भुजाओं से। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय का काम निर्बल लोगों की रक्षा करना होता था। मतलब क्षत्रियों का काम प्रमुख रूप से ये था कि जो राज्य की रक्षा करना, कमजोर लोगों की रक्षा करना, और ऋग्वेद और जो मनुस्मृति है वो यही इस बात का उल्लेख करती है कि क्षत्रिय लोगों का कार्य निर्बल लोगों की रक्षा करना था। राजपूतों को देवकुल या दैविक शक्ति द्वारा उत्पत्ति बताई गई है 10वीं शताब्दी के साहित्य द्वारा। 10वीं शताब्दी के साहित्य को क्या बताता है? राजपूतों को देवकुल या दैविक शक्ति द्वारा उत्पत्ति इसकी बताई गई है। इसके बाद देखेंगे वह क्षत्रियों की संतान के बाद अग्निकुंड से लेकिन इसके संबंध में वैदिक क्षत्रियों की संतान के संबंध में श्री ओझा व श्री वैद ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। तो यहाँ वैदिक क्षत्रिय संतान में श्री ओझा और श्री वैद ने भी अपने विचार रखे हैं, जिसमें वो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। इसके बाद अग्निकुंड से उत्पन्न, तो राजपूत उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इसके बारे में जो चंद्रवरदाई ने अपने सुप्रसिद्ध काव्य पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। ऐसा चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासों में कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। तो उस समय दैत्य मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर उनके यज्ञों को अपवित्र कर देते थे। मतलब ऋषि मुनि जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते रहते थे, तो उस समय क्या करते थे? दैत्य जो होते थे वो उन यज्ञों में मलमूत्र डालकर, हड्डियां डालकर, अपवित्र पदार्थ डालकर उनको भंग कर देते थे, जिससे कि बाद में इन ऋषि मुनियों ने फिर अग्नि से ही क्षत्रियों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें देखो, इन दोनों दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उसी अग्निकुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। तो वशिष्ठ मुनि ने ये सोचा कि अग्निकुंड से ही ऐसी मतलब लोगों ऐसी जाति को उत्पन्न किया जाए जो इन दैत्यों से उनकी रक्षा हो सके। तो उसमें जब अग्निकुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, तो कौन कौन से 3 योद्धा थे? जिसमें से 3 योद्धा उत्पन्न, जो परमार पहला योद्धा, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। जो परमार, चालुक्य, प्रतिहार कहलाए। किंतु जब तीनों योद्धा रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो हट्टा कट्टा और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। क्या नाम रखा गया? चौहान। मतलब जो चौथा योद्धा जो उत्पन्न किया अग्निकुंड से, जो हट्टा कट्टा और हथियार से सुसज्जित था, उसका नाम क्या रखा गया? चौहान। इस योद्धा ने आशापुरी को देवी मानकर दैत्यों को मार भगाया। मतलब चौहानों की जो देवी है वो आशापुरी, और अश्व इनका जो सवारी है, तो दैत्यों को मार भगाया। एक अन्य मत के अनुसार प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि लोगों को यज्ञ द्वारा शुद्धि करके उन्हें क्षत्रिय बनाया गया। और एक अन्य विचारक जो है वो ये मानते हैं कि जो प्राचीन आदिवासी भील और मीणा आदि लोगों को यज्ञ द्वारा शुद्धि करके उन्हें क्षत्रिय बनाया गया। और इसमें पाश्चात्य जो विचारक हैं वो सर विलियम क्रुक का मानना है कि अग्निकुंड से तात्पर्य अग्नि द्वारा शुद्धि से है। मतलब अग्निकुंड से तात्पर्य उनका ये मानना है विलियम क्रुक का कि जो लोगों थे उनको अग्निकुंड से तात्पर्य अग्नि द्वारा शुद्धि से है, उनको शुद्ध कर लिया गया और उन्हें क्षत्रिय घोषित कर दिया गया। ब्राह्मणों से उत्पत्ति, अब एक अन्य सिद्धांत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई राजपूतों की। तो इसमें कौन सा है? तो सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई है।
भंडारकर मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई है। जैसा कि मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण वंश के थे, मंडोर के प्रतिहार कहाँ के थे, ब्राह्मण वंश के कि और कुछ विद्वानों का मत है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे। क्या कर लेते थे, पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे। राजपूत भी कहीं कहीं ब्राह्मण राजा से भी श्रेष्ठ होते थे, कहीं कहीं क्या है कि ब्राह्मण जो थे राजा से भी श्रेष्ठ होते थे। जैसे कि देखने को मिलता है कि जैसे मिथिला के राजा जनक और अयोध्या के राजा दशरथ ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र से हाथ जोड़कर बात करते थे। और हम देखते हैं कि जैसे लंका का राजा रावण भी ब्राह्मण ही था। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोइलोतों को, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोइलोतों को नागर जाति का ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया। तो यहाँ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एक नया विचार रखते हैं कि मेवाड़ के गोइलोतों को नागर जाति का ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया है। गोइलोतों का नागर जाति का ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया है। क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति, अब अगला सिद्धांत है क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति। क्षत्रिय वर्ण से निकलकर सबसे बड़ी जाति राजपूत बनी, जो मतलब युद्ध करने में, जैसा कि इसके बारे में ये बताते हैं कि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने चारों तरफ जो लोग बसे हुए थे कबीलों के रूप में, और उनमें भी जो लड़ाकू किस्म के थे उन्हीं को उन्होंने अग्नि के द्वारा शुद्ध करके उन्हें राजपूत श्रेणी में शामिल कर लिया। तो क्षत्रिय वर्ण से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। क्षत्रिय वर्ण से निकलकर सबसे बड़ी जाति राजपूत बनी, जिसका भी आगे चलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर विघटन देखने को मिलता है। बाद में इनका विघटन भी देखने को मिलता है अलग अलग भागों में। इसके बाद सूर्य एवं चंद्रवंशी, जो अन्य सिद्धांत है वो सूर्य और चंद्रवंशी। 10वीं शताब्दी में चारणों ने जो राजपूतों का इतिहास लिखा है, मतलब चारण और भाट ये यशगान करते थे, और इन्होंने जो इतिहास लिखा है चारणों ने, उसमें राजपूतों को सूर्य एवं चंद्रवंशी बताया है। क्या बताया है, सूर्य एवं चंद्रवंशी। तेजपाल मंदिर से 1230 ईस्वी में प्राप्त शिलालेख में राजा धूम्रपाल को सूर्यवंशी कहा गया है। तो तेजपाल मंदिर से जो शिलालेख प्राप्त हुआ 1230 ईस्वी में, उसमें राजा धूम्रपाल को क्या बताया है, सूर्यवंशी कहा गया है। वेदव्यास ने भी सूर्यपुत्र वैवस्वत, मतलब वेदव्यास ने भी सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु से लेकर रामचंद्र तक सूर्यवंश के 57 राजाओं के नामों का उल्लेख किया है। तो वेदव्यास जी भी इस बात का उल्लेख करते हैं रघुवंशी राजाओं का जो सूर्यवंशी थे। पुराणों के आधार पर और विशेषकर अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम और लवकुश के वंशज राजपूत थे। तो यहाँ पर जो अग्नि पुराण के अनुसार भी स्पष्ट होता है कि चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम और लवकुश के वंशज राजपूत थे। सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। तो यहाँ पर फिर से उल्लेख होता है कि चौहानों को सूर्यवंशी माना है। किसने, सीकर जिले में जो हर्षनाथ मंदिर से जो प्राप्त शिलालेख हुआ है उसे उसके अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। विदेशियों की संतान, अब एक अलग विचार है, विदेशियों से भी उत्पत्ति मानी गई है। तो इसमें क्या कहा है, भारत की अधिकांश जातियां विदेशों से यहाँ आई थी। तो इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ भारत में जो जातियां बसी हैं वो ज़्यादातर बाहर से आकर बसी थी और फिर यहाँ पर अपना स्थायी निवास बनाकर रहने लगी और भारतीय धर्म और संस्कृति को उन्होंने अपना लिया। मतलब जब लंबे समय तक वो एक जगह निवास करने लगी जो बाहर से आई हुई जातियाँ, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति
और धर्म को उन्होंने अपना लिया, जिसमें इतिहासकार जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज थे। तो जेम्स टॉड जिन्होंने एनल्स में ये बताया है कि जो राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज थे। टॉड मानते हैं कि यूनानी, शक, हूण, यूची मतलब कुषाण सभी विदेशी जातियां मध्य एशिया से आई थी, मिडिल ईस्ट मध्य एशिया से आई, इसीलिए राजपूत भी मध्य एशिया से आई हुई विदेशी जाति है। इसलिए राजपूत भी क्या है, मध्य एशिया से आई हुई विदेशी जाति। जबकि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में एकाएक प्रकट हुई थी। तो B.A. स्मिथ का यहाँ पर बिल्कुल अलग विचार है। वो ये मानते हैं कि राजपूत जाति है वो 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई एकाएक। ये इनका विचार बिल्कुल अलग है। जबकि जेम्स टॉड मानते हैं कि ये विदेशी जातियां मध्य एशिया से भारत आई और उन्होंने यहाँ की धर्म और संस्कृति को ग्रहण कर लिया। अब इसकी हम समीक्षा करें तो इसमें भी विवाद बने हुए हैं, जैसे कि श्री वैद महोदय अग्निकुंड की कथा को कल्पना मात्र मानते हैं। जो श्री वैद इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि जो अग्निकुंड का सिद्धांत है वो कल्पना मात्र है, कि ऐसा संभव ही नहीं कि अग्नि से किसी मतलब इस प्रकार की योद्धाओं की उत्पत्ति हो सकती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्य एवं चंद्रवंशी बताते हुए उन्हें आर्यों की संतान और भारत का मूल निवासी माना है। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा राजपूतों को सूर्य एवं चंद्रवंशी बताते हैं और आर्यों की संतान भी मानते हैं, वो भारत का मूल निवासी भी माना है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर कानून वो अग्निकुंड के सिद्धांत से सहमत नहीं है। कानून वो बिल्कुल इसको नकारते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत को, जैसा कि श्री वैद ने इसको स्वीकार नहीं किया। किंतु यह कहा जा सकता है कि राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। ये बहुत बड़ी बात है कि राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। तो आज हमने इस वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में समझा कि कौन कौन से सिद्धांत मतलब माने जाते हैं कि राजपूत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जिसमें हमने देखा कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। कि राजपूत कौन थे, तो राजपूत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में मिलता है। राजपूत या राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है। चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट की रचनाओं में भी राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है। और पृथ्वीराज रासो भी की जो रचना है चंद्रवरदायी की, उसमें भी शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके अतिरिक्त वैदिक क्षत्रियों की संतान तो प्रत्येक शासक के दरबारी लोग उसे देवतुल्य ईश्वर के समान मानते थे। और ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की भावों से उत्पन्न हुए। और इन दोनों ग्रंथों के अनुसार यानी मनुस्मृति और जो ऋग्वेद के अनुसार ये क्षत्रिय जो है ब्रह्मा की भावों से उत्पन्न हुए हैं। 10वीं शताब्दी के साहित्य द्वारा राजपूतों को देवकुल या देवी शक्ति द्वारा उत्पत्ति बताया गया। अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रवरदायी जो है पृथ्वीराज रासों में ये बताते हैं कि ये राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है इन्होंने। और इसमें किस प्रकार से ये ऋषियों ने अपनी अग्नि जो यज्ञ करते थे उनकी रक्षा करने के लिए जो 3 जो योद्धा उत्पन्न किए, उसमें परमार, चालुक, प्रतिहार थे। जब उनसे ये रक्षा नहीं हो सकी तो उन्होंने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो हट्टा कट्टा था, जो हथियार सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया, जिसकी देवी आशापुरी को अपनी देवी मानकर वह दैत्यों को मार पाता है।
और कुछ विद्वान मानते हैं कि आदिवासी भील मीणा आदि लोगों को यज्ञ द्वारा शुद्धि कर लिया करके उन्हें छत्री बनाया गया। और सर विलियम कुक के अनुसार भी ऐसा ही है। वे भी अग्निकुंड से तात्पर्य अग्नि द्वारा शुद्धि से मानते हैं कि उनके अनुसार अग्निकुंड से तात्पर्य अग्नि द्वारा शुद्धि से है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति में डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई है। और ब्राह्मणों का जो स्थान वो क्षत्रियों से भी उच्च था, जिसमें हमने मिथिला और अयोध्या के राजा को देखा कि जब वो बाल ऋषि जब ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र से हाथ जोड़कर बात करते थे। और इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोयलोतों को नागर जाति का ब्राह्मण गोई दक्ष का वंशज बताया है। क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति में हमने देखा क्षत्रिय वंश से निकलकर सबसे बड़ी जाति राजपूत बनी, जिसका भी आगे चलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर विकल्प हुआ। और सूर्य चंद्रवंशी में हमने देखा कि तेजपाल बनने से 1230 ईस्वी में प्राग शिलालेख से राजा धूम्रपाल को सूर्यवंशी कहा गया है, क्योंकि वेद व्यास ने भी सूर्य को तो देवस्वत मनु से लेकर रामचंद्र सूर्यवंश के 57 राजाओं के नाम का उल्लेख किया है। पुराणों के आधार पर विशेषकर अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन तथा सूर्यवंशी राम और लव कुश के वंशज राजपूत थे। इसके बाद हम देखते विदेशियों संतान, तो ये माना जाता है कि भारत की अधिकांश जातियाँ विदेशियों से आई और ये मध्य एशिया से आकर यहाँ पे बस गई और इन्होंने यहाँ का धर्म और संस्कृति को अपना लिया। और इतिहास का D.L. स्मिथ ने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं 9वीं शताब्दी में एकाएक प्रकट हुई, जबकि समीक्षा के रूप में देखें तो श्री वैद और कानून को अग्निकुंड के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। और दशरथ शर्मा ने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्य एवं चंद्रवंशी बताते हुए आर्यों की संतान और भारत का मूल निवासी माना है। लेकिन अगर निचोड़ के रूप में देखें तो राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा। तो आज हमने इस वीडियो में राजपूतों के संबंध में व उनकी उत्पत्ति के संबंध के सिद्धांतों को समझा, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अलग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।